नमस्कार दोस्तों, मैं ममता राणा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ममता राणा में। आज हम हिंदी की थर्ड क्लास करने वाले हैं। पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं हिंदी की, आज हम तीसरी कक्षा करने वाले हैं। और वो आज का हमारा प्रकरण है वाक्य एवं उसका वर्गीकरण। मतलब सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वाक्य क्या होते हैं और फिर उसके आधार पर हम उनका वर्गीकरण करेंगे। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाक्य क्या होता है कि शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। मतलब ऐसा कोई वाक्य जिसे हम पढ़ने पर उस पर क्या होगा, उसके विचार समझ में आ रहा हो, उसका भाव समझ में आ रहा हो, तो वो क्या होगा, वाक्य होगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण लिख रहा है यहाँ पे, जैसे राम फुटबॉल खेलता है, यहाँ खेलता होगा, राम फुटबॉल खेलता है। तो देखो यहाँ पर राम फुटबॉल खेलता है, तो ये क्या है, एक वाक्य है। और ये क्या है, इसी शब्दों का समूह है। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पर ये एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, और ये भी एक शब्द है, और ये भी एक शब्द है। तो शब्दों का समूह। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, कर्ता, ये कर्म, और ये क्या है, क्रिया। ठीक है, तो ये क्या, ये इसमें सहायक क्रिया हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, सहायक क्रिया तो नहीं, मतलब शब्द ही होगा। अब देखो यहाँ पे वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। जैसे यहाँ पे ये वाक्य लिख रहा है, राम फुटबॉल खेलता है। देखो यहाँ पे जो राम है, तो राम क्या है, राम तुम्हारा उद्देश्य हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, उद्देश्य। क्योंकि वाक्य में जिसके बारे में मतलब वाक्य के अंदर जिसके बारे में बात कही जाती है, मतलब कर्ता, मतलब जिसके ऊपर पूरे वाक्य का भार प्रकट, मतलब भार होता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बात कही जाती है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बात कही जाती है। जैसे यहाँ पे उद्देश्य के बारे में क्या बात कही गई है, फुटबॉल खेलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा विधेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विधेय। ये क्या हो जाएगा, विधेय। और ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य। ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य। यहाँ पर राम उद्देश्य हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पे वाक्य के अंग हो गए। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। अब देखो यहाँ पे वाक्य के प्रकार देखो, वाक्य के प्रकारों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर किया जाता है, 2 आधारों पर। नंबर 1 रचना के आधार पर, और नंबर 2 अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और अर्थ के आधार पर जो वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने मतलब कौन कौन से प्रकार होते हैं रचना के आधार पर। देखो यहाँ पे रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। नंबर 2 एक हो जाएगा तुम्हारा संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 हो जाएगा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, देखो सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं, और मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य के नाम से भी जानते हैं। तो देखो सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। सरल वाक्य क्या होते हैं, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। कितना एक विधेय हो। तो इसकी परिभाषा बनेगी, आप लोग लिख सकते हैं। मैं बोल रही हूँ कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने बोला था भी राम फुटबॉल खेलता है, तो राम अपने उस वाक्य में एक उद्देश्य था, और फुटबॉल खेलता है एक विधेय था। तो जिस वाक्य के अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। और देखो संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य जाना है कि इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। और भाई उपवाक्य कैसे होते हैं, दोनों उपवाक्य कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। इसमें क्या होता है, 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, और ये समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। ये किससे जुड़े होते हैं, साथ में समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। अब जिन बच्चों की ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, तो जिन बच्चों को अभी ये नहीं पता कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, तो वो
मेरी पिछली कक्षा में क्लास सेकंड में समुच्चय बोधक अव्यय जो हमने शब्दों के प्रकार पढ़े थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्दों को ही अव्यय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये अव्यय वही है, ठीक है, जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, संयुक्त वाक्य कहेंगे। अब देखो मिश्रित वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक मुख्य वाक्य होता है और एक दूसरा क्या होता है, दूसरा आश्रित वाक्य होता है। मतलब एक वाक्य पे एक तो वो इसमें क्या होगा, एक मुख्य वाक्य होगा, एक क्या होगा, एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा आश्रित वाक्य होगा। दूसरा वाक्य क्या होगा, दूसरा एक आश्रित वाक्य होगा, दूसरा एक आश्रित वाक्य होगा। कैसे पता करेंगे, जैसे कि मतलब वाक्य होगा और उसके मतलब उसी वाक्य के ऊपर दूसरी बात कही जा रही होगी, मतलब एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर होगा, तो उसे हम कहेंगे मिश्रित वाक्य कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी बताया था मैंने अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर जल्दी बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, अभी पढ़ा था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। उन 8 प्रकार के नाम लिखिए यहाँ पर फटाफट। एक होता है विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। दूसरा होता है निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा कौन सा हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। और पांचवा हो जाएगा यहाँ पे, पांचवा हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। एक हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य, और 7 हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य, और 8वां हो जाएगा विस्मयादिवाचक वाक्य। देखो अब ये होते क्या है, एक बार इन्हें देख लेते हैं। विधानवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया हो, मतलब ऐसी वाक्य जिनमें क्या हो, या तो हम ये कह सकते हैं एक उद्देश्य एक विधेय हो, सेम सेम चीज होगी विधानवाचक में, या फिर ये कहें इसमें स्थिति मतलब स्थिति कैसी हो, स्थिति सामान्यजनक हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा विधानवाचक वाक्य। जैसे कि मैं बोलूँ जिसमें एक ही क्रिया हो, क्रिया की मतलब किसी के काम करने का बोध हो, तो वो हो जाएगा तुम्हारा विधानवाचक वाक्य। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर सूर्य पश्चिम से निकलता है, तो सॉरी सूर्य पूरब से निकलता है, तो सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसकी स्थिति हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, पूरब से निकलना उसका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अब ऐसे ही इसमें तो कार्य के होने का भाव प्रकट होता है। विधानवाचक वाक्य में क्या होगा, कार्य के होने का भाव प्रकट होगा, कार्य के होने का भाव प्रकट होगा। विधानवाचक वाक्य में क्या होगा, किसी भी मतलब वाक्य में कार्य के होने का भाव प्रकट होगा। अब ऐसी बात करते हैं यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होंगे, वे मतलब निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य होंगे जिन वाक्यों में क्या होगा, कार्य के ना होने का भाव प्रकट हुआ। मतलब इसमें क्या होगा, कार्य को मतलब कार्य ना करने का एक निषेध होगा। जैसे कि मैंने बोला कि ममता गाना नहीं गाती है, तो ममता गाना नहीं गाती है तो मतलब गाना गाने से उसने मना, मतलब नहीं गाती है तो निषेध हो गया, गाने का क्या हो गया, निषेध हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, प्रश्न के करने का भाव प्रकट होता है। जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग कहाँ रहते हैं, तो मतलब आप कहाँ रहते हैं, तो कहाँ क्या हो गया, एक प्रश्न पूछ लिया गया, इसमें वाक्य में क्या होगा, एक प्रश्न कर लिया गया, तो वो हो जाएगा तुम्हारा प्रश्नवाचक वाक्य। चलो कमेंट बॉक्स में बताइए, जो बच्चे मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं वो अपने शहर का नाम बताएंगे कि वो मतलब तो वो अपने यहाँ पे बताएंगे और बताएंगे, उसी में जाएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनमें क्या हो, या तो आज्ञा दी जा रही हो, ये प्रार्थना की जा रही हो, या फिर ऐसा मतलब प्रार्थना की जा रही हो, या फिर निर्देश दिया जा रहा हो। जैसे कि मैंने बोला कि आप मैंने वो ये बोला यहाँ पे कि जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं कि
अपना काम स्वयं कीजिए, अपना काम स्वयं कीजिए। तो अपना काम स्वयं कीजिए, ये क्या हो गया, एक आज्ञा हो गई, एक ऑर्डर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य क्या होता है, जिनमें इच्छा प्रकट हो, या फिर या किसी को शुभकामना दी जा रही हो, मतलब ब्लेसिंग दी जा रही हो, या फिर मतलब ये इच्छा हो गया, शुभकामनाएं हो गई, या फिर मतलब किसी के लिए क्या हो, मतलब इसमें जैसे कि मैंने बोला, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैंने बोला कि हमेशा आप हमेशा स्वस्थ रहिए, आप हमेशा स्वस्थ रहिए। तो ये क्या हो गया, एक इच्छा हो गई कि मतलब उसे स्वस्थ रहने का आशीर्वाद मतलब दे दिया गया कि आप हमेशा स्वस्थ रहिए। तो ये क्या हो गया, एक ब्लेसिंग हो गई, शुभकामना हो गई, इच्छा हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अब देखो संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनमें कार्य करने में या तो संदेह हो या उसकी संभावना हो। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कि वो हो जाएगा तुम्हारा संदेहवाचक वाक्य। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि जैसे मैंने बोला आज वर्षा हो सकती है, तो ये क्या है, आज वर्षा हो सकती है, तो ये क्या आ जाएगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्षा होने पे क्या हो गया, संदेह हो गया कि वर्षा होगी या नहीं भी होगी। अब देखो संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, तो संकेतवाचक वाक्य मतलब ये वाक्य होते हैं जिनमें क्या होता है एक मिनट रुकिए। माफी चाहती हूँ, थोड़ा काम आ गया था तो मैं नहीं चले गई। अब देखो यहाँ पे, अब हम बात करते थे, अब कौन से किसकी बात कर रहे थे हम यहाँ पे, हम बात कर रहे थे संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें क्या होता है, एक एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर हो। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना मिश्रित वाक्य, सेम थोड़ा थोड़ा इसी ऐसा ही होता है, मतलब एक काम पे, एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर हो। तो इसमें क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर हो। जैसे कि मैंने बोला कि यदि आप पढ़ोगे तभी सफल होगे, यदि आप पढ़ोगे तो ही सफल होंगे। तो मतलब उस पे क्या हो गया कि आप पढ़ोगे तो ही सफल होंगे, मतलब एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर हो गई। तो ये हो जाएगा तुम्हारा संकेतवाचक वाक्य, यदि मेहनत करोगे तो सफल होगे, ठीक है। और ये बात सत्य है, जो बच्चा जो जीवन में मेहनत करता है वो एक दिन सफल जरूर होता है, ठीक है। तो अब 8 वाला है विस्मयादि वाचक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में क्या हो, हर्ष प्रकट हो रहा हो, मतलब एकदम से खुशी हो, एकदम से गम हो, एकदम से मतलब दुख हो, एकदम से मतलब किसी कोई चीज गंदी सी चीज देखी घृणा हो जाए, आश्चर्य हो जाए। तो ये जो भाव होंगे वो तुम्हारे विस्मयादि वाचक वाक्य के अंतर्गत मतलब अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि मतलब मैंने कोई अजीब सी चीज देखी, छी कितनी गंदी है, तो मतलब ये क्या हो गया, छी छी एक शब्द कैसे हो गया, घृणात्मक शब्द हो गया, मतलब किसी चीज से हमने नफरत कर ली। और तुरंत क्या कहा, तुरंत रिएक्ट कर दिया, तुरंत क्या कर दिया, तुरंत रिएक्ट कर दिया कि कितनी गंदी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये विस्मयादि वाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। जैसे मैंने कोई चीज देखी, बहुत खूबसूरत चीज है, जैसे मैंने मतलब कोई खूबसूरत सी चीज देखी और मैं वाह कितनी खूबसूरत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा विस्मयादि वाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी। और वीडियो एक बार जिन बच्चों की समझ में नहीं आई है वो वीडियो मतलब बैक करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। और आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।